से एक्चुअल फिजिक्स चालू होता है। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग, वो जस्ट पढ़ रहे थे कि ये समझना कि हाँ क्रिकेट में एक बैट होता है, एक बॉल होता है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं, इसको कवर ड्राइव बोलते हैं, इसको लेग बोलते हैं, इसको ऑफ बोलते हैं। उसी तरीके से आपका क्रिकेट में समझ रहे थे, मतलब फिजिक्स में समझे, ये वेक्टर है, ये स्केलर है ना, ऐसे ऐड करेंगे, स्पीड होगा तो मीटर पर सेकेंड होगा, उसका डायमेंशन LT-1 होगा, ये सब उसकी ना, बस ये था कि आप क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में समझ रहे थे। अब जाकर हमें प्रैक्टिस शुरू होगा, ओरिजिनल फिजिक्स शुरू होगा। तो पूरी फिजिक्स जो है, ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स वो यही है, मैकेनिक्स इसको बोलते हैं। तो हेडिंग बना दीजिए मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स वर्ड जो है, मैकेनिक्स वर्ड ये मोशन से बना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैकेनिक्स का सीधा मतलब हुआ स्टडी द मोशन, मोशन का स्टडी करना ही मैकेनिक्स है। अच्छा, फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं ना, मतलब घुमा फिरा कर आप देखोगे मोशन को ही पढ़ते हैं। पूरा फिजिक्स समहाउ मोशन ही है। हाँ, थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर पोर्शन छोड़ दो, लाइट ऑप्टिक्स छोड़ दो, ऑप्टिक्स में भी तो समहाउ मोशन है ही, नहीं तो अदरवाइज पूरा मोशन है। 11th में देखो 1D 2T स्क्वायर, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, यहाँ तक आप फिजिकल ऑब्जेक्ट का मोशन पढ़ेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में जाएंगे, केटीजी गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे HMT हीट ट्रांसफर, वहां पर हीट का मोशन पढ़ेंगे, मतलब हीट का फ्लो पढ़ेंगे। तो 11th उसका फ्लूइड पढ़ेंगे, फ्लूइड का मोशन पढ़ेंगे। घूम फिर कर आप देखोगे, घूम फिर कर देखोगे आपको मोशन ही पढ़ना है। 12 में आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वो सब जगह इलेक्ट्रॉन का मोशन पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर फिजिक्स में आपका जो 70% सिलेबस है या 80% सिलेबस है, वो घूम फिर कर मोशन के अबाउट ही है, अलग अलग टाइप का मोशन। तो पूरे मोशन के स्टडी का हमने एक ब्रांच दिया है फिजिक्स का, जिसका नाम होता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स कुछ नहीं है, ये स्टडी ऑफ मोशन, मोशन का स्टडी जो है, इसी को हम लोग मैकेनिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये मोशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है मोशन। कैसे, कितना कॉम्प्लेक्स, ये समझो। एक बच्चा जब पैदा लेता है, एक बच्चा जब बॉर्न होता है, उसको 6 महीने 1 साल कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता है, तब वो चल पाता है। तो वो चलना एक मोशन है, उसको सीखने के लिए उसको 1 ईयर लगता है, 6 मंथ लगता है। तो मोशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। एक सिंपल से सिंपल मोशन आपका जो चलना है ना, इसके अंदर भी बहुत सारा पैरामीटर इंक्लूड है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कोई भी मोशन सिंपल नहीं है। तो इस मोशन को पढ़ने के लिए ना, हम मैकेनिक्स को भी अलग अलग सब डिवीजन किए, है ना। तो मेनली इस मैकेनिक्स को भी हम 3 डिवीजन में पढ़ेंगे। एक का नाम होगा स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स। एक को हम लोग बोल देंगे काइनामेटिक्स, और एक को बोलेंगे डायनेमिक। डायनेमिक बोलो, हालांकि इसका ओरिजिनल नाम काइनेटिक होता है। काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, यहीं से वर्ड आया काइनेटिक, एनर्जी। कोई बॉडी अगर मोशन में तो उसमें एनर्जी है, तो काइनेटिक भी बोलेंगे या डायनेमिक बोलेंगे। अंदर क्या है, स्टैटिक्स वर्ड का मतलब हम समझते हैं, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, समझ पा रहे हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अच्छा, रेस्ट के लिए एक बहुत अच्छा टेक्निकल वर्ड है अपने पास, उसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टैटिक्स बोल के कोई चैप्टर नहीं आएगा, चैप्टर के अंदर आएगा इक्विलिब्रियम, बार 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 बार। कहीं पे कुछ कुछ चैप्टर भी है, पर फिजिक्स में ये इक्विलिब्रियम बार बार आएगा। उसका जो स्टडी है वो कहलाता है स्टैटिक्स। इक्विलिब्रियम अंदर एक्शन ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम अंदर एक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्स। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, उस समय बहुत सारा उस पर फोर्स लग रहा होता है। तो सभी फोर्स के बारे में जो पढ़ रहे होते हैं उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ दिखेगा, 11th में दिखेगा आपको फ्लूइड के समय हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होगा कि मान लीजिए कोई कंटेनर है, वहां पानी रखा हुआ, अब हमें पढ़ना है कि ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो उसी का नाम हो जाएगा प्रेशर। तो हर पॉइंट का प्रेशर पढ़ेंगे,
कैसे कैसे प्रेशर वेरिएशन करता है। पर एक गिलास में पानी रखा हुआ है, बताओ पानी रेस्ट में है ना, पानी तो मोशन में नहीं है, तो वो जो है उसका नाम होगा हाइड्रो, मतलब वाटर स्टैटिक्स, मतलब यही स्टैटिक्स ब्रांच है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। फिर 12 में जाएंगे तो इसी चार्ज को पढ़ेंगे कि दो चार्ज है अपनी जगह ही रुका हुआ है पर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज रुका हुआ रहेगा। तो फिजिक्स में बहुत सारी जगह ये आएगा अपने पास स्टैटिक्स। अलग से अभी शुरुआत में स्टैटिक्स नहीं पढ़ेंगे, शुरुआत चैप्टर में भी आप जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे एक बॉडी है, दो स्ट्रिंग्स ऐसा लटक रहा है, हमें टेंशन निकालना पड़ेगा, कुछ भी निकालना पड़ेगा, पर बॉडी रेस्ट में है, तो वहां पे हर एक फोर्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसमें जितना कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स लग रहा है उसका स्टडी कहलाएगा स्टैटिक्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, वो बॉडी कोई लिक्विड या फ्लूइड हो सकता है, फ्लूइड तो जनरली जो गैसियस है वो रेस्ट में आपको नहीं दिखेगा, पर आपको स्टैटिक्स का एक आइडिया लग गया। ठीक है, दूसरा है काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स जो है, काइनेटिक्स पहले काइनामेटिक्स समझिए। तो दूसरा काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स है प्योर स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, काइनामेटिक्स के नीचे लिख लीजिए स्टडी ऑफ मोशन, काइनामेटिक्स के नीचे लिख लीजिए स्टडी ऑफ मोशन विदाउट, काइनामेटिक्स में लिख लिए स्टडी ऑफ मोशन विदाउट विदाउट कंसिडरिंग its cause, विदाउट कंसिडरिंग इट कॉज। अब हम यहाँ मोशन तो पढ़ेंगे पर मोशन हो क्यों रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है ये नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप रोड पर गाड़ी देके चलता हुआ, आप उसकी मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं मतलब आप बोले अच्छा गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, सडनली उसका स्पीड बढ़ा तो आप बोले गाड़ी की स्पीड 30 से 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर आप उसको देखे, आप बोले ऐसे 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी नेक्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर आगे चला जाएगा। कोई आपसे बोले कि यहाँ से 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 2 घंटे लगेगा क्योंकि स्पीड 30 है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, पर आप एक बार भी ये नहीं पढ़ेंगे गाड़ी चल क्यों रहा है, चलते चलते उसकी स्पीड बढ़ क्यों गया, क्यों जो है व्हाई, ये वर्ड अभी नहीं आएगा, ये वर्ड यहाँ नहीं आएगा। मोशन के पीछे व्हाई क्यों है, स्पीड बढ़ेगा क्यों, स्पीड कमेगा क्यों, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलेगा क्यों, चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुकेगा क्यों, यानी उस मोशन के पीछे का कारण क्या है वो नहीं पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये जो काइनामेटिक्स है, ये जो मोशन है, इसको पढ़ने के लिए हमें मेनली 6 पैरामीटर सीखना पड़ेगा। कौन सा 6 पैरामीटर होगा? तो इसके नीचे लिख लीजिए पैरामीटर ऑफ काइनामेटिक्स, पैरामीटर ऑफ काइनामेटिक्स। ठीक है, पहली चीज समझेंगे यहां पर पोजीशन को, पहली चीज यहां समझना पड़ेगा पोजीशन। हालांकि ये सब पोजीशन वेक्टर हम लोग सीखे हुए हैं। अब देखो वेक्टर का भरपूर यूज होगा। ये मान लो काइनामेटिक्स अगर एक वार की तरह समझो, एक युद्ध की तरह समझो, तो आपका वेक्टर और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका वेपन है। अगर आप वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो ऐसा समझ गए चाइना से लड़ने चले गए खाली हाथ, वो मारपीट कर आपको भगा देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप मैकेनिक्स शुरू कर दिए, फिजिक्स शुरू कर दिए, आपका कैलकुलस, आपका वेक्टर, आपका वेपन है। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप मानो बिना वेपन के, तो बिना वेपन का कोई लड़ाई नहीं लड़ा जाता है। ठीक है, तो पहली चीज पोजीशन सीखेंगे, पोजीशन के बाद हम लोग समझेंगे डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, और लास्ट वन इज एक्सेलरेशन। बस पूरा काइनामेटिक्स में इतनी चीजें ही पढ़ना है। ये जो आप देख रहे हो 6 पैरामीटर, इसको बोला जाता है पैरामीटर ऑफ काइनामेटिक्स, मतलब काइनामेटिक्स का ये अल्फाबेट है। बिना इसके, जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, पर पहले 26 अल्फाबेट तो पता होना चाहिए। सेम इसी तरीके से 6 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस कर सकते हैं। तो ये 6 पैरामीटर सीख जाएंगे
तो आप मोटा मोटी काइनेमेटिक्स सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डायनेमिक्स में या काइनेटिक्स में। अब ऑलमोस्ट आप मोशन पढ़ चुके हैं, हर टाइप का मोशन सीख चुके हैं, लेकिन आपने ये जो छोड़ दिया था विदाउट कंसिडरिंग इट कॉज, तो अब उसकी कॉज को सीखेंगे यहां पर कि उसके पीछे का रीजन क्या है। इसमें लिखिए जरा, डायनेमिक्स में लिखिए, स्टडी द मोशन विथ, स्टडी द मोशन विथ कंसिडरिंग इट्स कॉज, स्टडी द मोशन विथ कंसिडरिंग इट्स कॉज। ठीक है, और इस कॉज में पहली चीज से जो आपका दर्शन होगा उसका नाम है फोर्स। यहां पर जीवन में पहली बार आपके पास फोर्स आएगा अगले 1 महीने बाद। 1 महीने तक तो यही ताम झाम चलते रहेगा, 1 महीने बाद आपके पास आएगा पहली बार फोर्स। पहली बार फोर्स आएगा, मतलब इसका जो पैरामीटर होगा वो पहला पैरामीटर होगा फोर्स। जैसे ये सब इधर का पैरामीटर था, वहां पर मैं बताऊंगा अभी कि फोर्स इज एजेंट विच क्रिएट मोशन। फोर्स ही किसी मोशन को क्रिएट करता है। आप खुद सोच कर देखो, ये पेन अभी रेस्ट में या मोशन में है? रेस्ट में है, पर अब मैं इसे चला दिया, अब ये तो मोशन में हो गया, पर ये मोशन में कौन लाया? फोर्स। मैं हाथ से क्या लगा रहा हूं? फोर्स। समझ पा रहे हैं? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है इफेक्ट, पुल और पुश। इसको पुश करो या पुल करो, जो भी करना है। तो फोर्स ही है दुनिया में वो पैरामीटर जो कहीं पे मोशन क्रिएट करता है, यानी मोशन का जो एक्चुअल कॉज है वो फोर्स ही है। पर यहां पर ऐसा काम नहीं बनेगा। फोर्स अपने आप कैसे आएगा? आप कुछ फोर्स लगा सकते हो, बगल वाला कोई और फोर्स लगा सकता है, आप इतना फोर्स लगा सकते हो। आपसे ना एक छोटा सा इतना बड़ा मानो स्टोन नहीं हिल पा रहा, कोई आ रहा है हिला दे रहा है, तो आखिर वो फोर्स के पीछे भी क्या है? आंसर एनर्जी। समझ पा रहे हैं? उसके पास आपसे ज्यादा एनर्जी, तो फोर्स के साथ यही आ जाएगा एनर्जी भी। तो फोर्स आएगा, फोर्स के साथ वर्क और एनर्जी आएगा, वर्क एंड एनर्जी। और वर्क एनर्जी आप हर सेकेंड में कितना यूज कर पा रहे हैं, है ना? एनर्जी इन 1 सेकेंड कहलाएगा पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी। तो यहीं से आएगा पावर। चैप्टर का नाम ही बन जाएगा वर्क पावर एनर्जी। इसका नाम बनेगा एनएलएम। जब फोर्स पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद बनेगा वर्क पावर एनर्जी, और फिर यहां से फिर इसका कॉम्बिनेशन चलते रहेगा, मोमेंटम, और फिर आगे जाएंगे रोटेशन में टॉर्क वगैरह आते रहेगा, है ना? एक और बड़ा पैरामीटर है मोमेंटम, मोमेंटम। ये सारी पैरामीटर यहाँ चलेगा। कुल मिलाकर है कि ये फिजिक्स का एक ओवरव्यू है। फिजिक्स का नहीं बोलना चाहिए, मैकेनिक्स का बोलना चाहिए, कि मोशन पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजों से गुजरेंगे, और ये ऑलमोस्ट आपका अपनी सिलेबस का 60% कवर करेगा, वेटेज भी। और अगर देखा जाए टफनेस के हिसाब से तो ये टफर पार्ट होता है। टफर पार्ट मतलब समझो, 2 टाइप का फिजिक्स है अपने पास। एक है 12 वाला फिजिक्स, याद कीजिए जरा 11 12 को। 12 का फिजिक्स में क्या होता था? आपके पास एक फॉर्मूला होता था, उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाता था। समझ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि इसमें देखो, अब ये जो है ना, ये अगला 2 चैप्टर रहेगा। अब 2 चैप्टर में 6 चीजें सीखना है, तो वो आपको मात्र 6 क्वांटिटी है, वो भी क्वांटिटी अभी भी आपको पता है। अभी भी आपसे पूछे पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पता है, यानी नई चीज कुछ भी नहीं सीखेंगे। फिर भी अगला 2 चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा। 2 चैप्टर मतलब नीट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन तो इसी 6 चीज से बनेगा। तो वो आपसे क्या पूछेगा? तो आंसर है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। यहां भी ऑलमोस्ट कोई ऐसी चीज नहीं रहेगा जो आप नहीं जानते। पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, वर्क क्या होता है, सब 9 से याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर इससे मतलब ये सारा मैकेनिक्स जो मिलेगा, इसमें से 10 क्वेश्चन का लगभग पोर्शन होता है। अब ये 10-12 क्वेश्चन जो है, 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन होगा, कम क्वेश्चन नहीं होगा अपने नीट एग्जाम में, 15 क्वेश्चन का आसपास। अब उस 15 क्वेश्चन में एग्जाम में अभी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसी नहीं कोई नई नई चीजें मिलेगा, हम जानते सब कुछ है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा? क्वेश्चन वैसा ही है कि आप कितने भी अच्छे बैट्समैन हैं, आपको पता नहीं कि आने वाला बॉल किस स्पीड से आएगा, ऑफ स्विंग करेगा, इन स्विंग करेगा, बाउंस करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से आप कितना भी पढ़ लिए, आप ये गारंटी नहीं लेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा। मोशन इन 1D का क्वेश्चन हो सकता है आपसे एग्जाम में नहीं बने। क्यों नहीं बने? वो उसी तरीके से कि हो सकता है कोई सा गेंद
विराट कोहली को आउट कर सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका एक ही उपाय है कि मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बाकी जगह थोड़ा याद करना भी जरूरी है, जैसे 12 वाला पोर्शन जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाए, ऑप्टिक्स हो जाए, वहां सब बहुत चीजें याद कर करके काम चल जाए। यहाँ पे याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। अब आप बैठकर ये तो याद नहीं करोगे ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो तो आपको आ रहा है, वो 9 से हमें याद है। वहां पे उसका अलग अलग सिचुएशन में कैसे यूज करना है। तो कुल मिलाकर समझिए कि अगले 3 महीना कम से कम चलेगा मैकेनिक्स, है ना। तो अगले 2 से 3 महीना तक आपको दिमाग से ज्यादा हाथ यूज करना है। मेरी बात समझो, डेली जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए उतना अच्छा है। अगर आप इसमें कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे मैकेनिक्स में, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बात समझो, आप एक बात सोचो, एक क्रिकेटर कितना बॉल खेलता है एक मैच में। अभी मानो 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है, आप तो क्रिकेट देखते हैं, जानते हैं, लो सुने हैं क्रिकेट जैसा कुछ होता है, बैट बॉल, है ना। एक बैट्समैन, अभी आप देखोगे, आज मानो इंडिया का मैच आप देखेंगे, एक बैट्समैन मुश्किल से 30, 40, 50, 100 गेंद खेलता है। पूरा 20 ओवर का तो गेम ही होता है, बात समझ पा रहे हैं? उस 100 गेंद के लिए, उस 100 गेंद के लिए वो कम से कम 1000 से 2000 बॉल का प्रैक्टिस करता है सुबह, या नेट प्रैक्टिस होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको अगर एग्जाम में 45 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए कम से कम 2000 से 3000 क्वेश्चन पूरा साल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ पा रहा है? उसको भी बार बार डिवीजन। तो मैं फिर से आपको एक ही बात बार बार कहता हूं कि फिजिक्स में, खासकर मैकेनिक्स में, सीखने का मतलब नहीं नोटबुक पढ़ रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट इज, खुश हो गए हम तो सीख गए, कोई फायदा नहीं होगा। एस इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम ए, एफ, ये पूरा लॉज ऑफ मोशन में एक ही चीज है, एफ इक्वल टू एम ए। समझ पा रहे हैं? यही है पूरा, न्यूटन सेकेंड लॉ है, एफ इक्वल टू एम ए। पर ये फॉर्मूला याद रहने से आपको कोई काम नहीं करेगा जब तक इसमें अलग अलग कंडीशन पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हर कंडीशन का बहुत सारा क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर है, ये मैकेनिक्स पढ़ते समय समझना कि आप स्पोर्टमैन हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप फुटबॉलर हैं, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेटर हैं। और क्रिकेट या फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट कैसे सीखा जाता है, उसको देख कर नहीं सीखा जाता है, कोई कोच उसको सिखाता। कोच सिर्फ आपको बेसिक मूव बताता है, रूल एंड रेगुलेशन सिखाता है कि अच्छा मतलब फुटबॉल है तो उसको ऐसे ही मार सकते, कैसे भी नहीं मार सकते। तो बस जो टीचर सिखाता है या बुक में लिखा हुआ है, वो आपको रूल पता है कि ऐसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं, पर एक्चुअल कैसे उसको प्ले करना है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। क्या ये मेरी बात समझ पाए? तो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वो किसके कारण नहीं बनेगा? रूल के कारण या प्रैक्टिस के कारण? प्रैक्टिस के कारण। आज भी कुछ भी रूल पूछे आपको पता होगा, किसको नहीं पता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है? किसको नहीं पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? कि आप में से कोई एक इंसान है जिसको नहीं पता है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस? कोई ऐसा नहीं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, किसी कोई भी, आप 12 करके आए, आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी अभी एग्जाम दिए थे आप, नीट का सारा क्वेश्चन नहीं बना होगा, कुछ बना होगा, कुछ नहीं बना होगा। तो जो नहीं बना उसके पीछे बस एक ही रीजन है। क्या रीजन है? प्रैक्टिस। अब समझो, क्लास का टाइम फिक्स टाइम होता है। आप 8 महीने 9 महीने के लिए क्लास ज्वाइन करते हो, उसमें 2 साल का चीजें पढ़ाना है। अच्छा, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं कि सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना लग जाए। तो टीचर के साथ मजबूरी है, मेरे साथ मजबूरी है कि मैं तो आपको एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, तो हर रूल सिखाऊंगा, क्या डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा जैसे किसी भी चैप्टर में कराते हैं। पर आपको घर पे जाकर उस पर कम से कम 50, 60, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। और जो दिक्कत हो क्लास के बाद पूछिए, क्लास में पूछिए, जब भी पूछ सकते हैं पूछिए। आपको जितना पूछना है पूछिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, टीचर आपको हेल्प करेगा। पर प्लीज फिजिक्स में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में समझ गए, मोशन पढ़ेंगे, मोशन का पूरा प्लानिंग समझ गए, कैसे कैसे अगले 3 महीना तक हम मोशन पढ़ते रहेंगे। अब वो जो मोशन है उसको भी हमने कुछ डिवीजन किया है, मोशन का भी कुछ डिवीजन किया है। क्या डिवीजन किया है? हम बोले मोशन को 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, एक को बोलेंगे 2 डायमेंशनल, एक को बोलेंगे 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो मोशन भी अपना 3 टाइप का होगा। 1 डायमेंशनल मतलब 1D, हम शॉर्ट में बोल लेते हैं 1D मोशन। अपना हो जाएगा 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। और अपना होगा 3D मोशन। 3D मोशन बहुत ज्यादा अपनी सिलेबस में नहीं है, 3D मोशन बहुत ज्यादा अपनी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वेव वगैरह को आप कंबाइंड रूप से 3D मोशन बोल सकते हो, क्योंकि
वहां पर बॉडी आगे भी जाता है, एक ऑक्सिस पे ऑक्सीलेट भी करता है, कुछ वाइब्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो 3D मोशन कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अपनी सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ होगा जो 2D के समय ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात समझते हैं 1D मोशन से। बताइए, बेसिक बेसिक बातें जानते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में मतलब आप अपना रिवीजन ही कर रहे हो, कुछ नया सीख नहीं रहे हो। तो मुझे बताइए 1D मोशन का मतलब क्या हुआ? वन डायमेंशनल मोशन वो तो हम समझ रहे हैं, पर किसको बोलते हैं 1D मोशन? किस टाइप का मोशन 1D मोशन कहलाएगा? देखिए, अब आप चीजों को समझ रहे हैं, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं मान लो ये एक ग्राफ बना दिए, ठीक है। ये ग्राफ बना दिए, मान लो कुछ भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो बॉडी ऐसे जा रहा है, कोई बॉडी का ये ऐसा पाथ है, ठीक है। क्या ये 1D हुआ, 2D हुआ, 3D हुआ? कौन सा मोशन हुआ? लो, 2D हुआ। कैसे पता चला 2D हुआ? मतलब क्या उसके पीछे का लॉजिक है? मैं वही लॉजिक पूछ रहा हूँ, 1D के पीछे का लॉजिक क्या है, 2D के पीछे का लॉजिक क्या है, 3D के पीछे। 2D जो आप बोले, किस लॉजिक के से बोले? दो एक्सिस चेंज हो रहा है ऐसा? अच्छा, ये आपको पता है, ये पता है जैसे आप आज तक एक्स एक्सिस ऐसा ड्रॉ करते रहे, वाई एक्सिस ऐसा ड्रॉ करते रहे, मैं चाहूं तो इसको एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं। वेक्टर के समय तो मैं ये बताया भी था आपको, और इसको भी वाई एक्सिस बोल सकते हैं। क्या ये पता है आपको? बस रूल इतना है कि दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान लो कोई ये एक्सिस ले और ऐसा घुमा दे, ये एक्सिस ले, ये घुमा दे, बोले आज से मैं इसको एक्स एक्सिस बोला करूंगा और इसको वाई एक्सिस बोला करूंगा। तो अब ये कैसा हो गया? पहले भी 1D था, अब ऐसा नहीं हुआ, पहले आप गलत बोल रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 1D का मतलब बस इतना होता है, जो चैप्टर का नाम है, कोई भी मोशन का पाथ अगर स्ट्रेट लाइन, बस यही है जो चैप्टर का, इसीलिए चैप्टर का नाम होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई मोशन एक लाइन में चले, एक स्ट्रेट लाइन में चले, तो वो 1D मोशन है। बस इसका यही मीनिंग होता है। तो 1D का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर का आपका नाम होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये मैं चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा हूं, 1D मोशन की डिफिनेशन लिख रहा हूं। 1D मोशन का मतलब हुआ जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। वहां वन डायमेंशनल मोशन है क्योंकि उस लाइन को हम एक एक्सिस मान सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, आपका बेसिक कहना सही था कि जब कोई एक एक्सिस की वैल्यू चेंज करे तो 1D, जब दो एक्सिस का वैल्यू करे 2D, जब तीनों एक्सिस का वैल्यू चेंज करे तो 3D। पर देखने का तरीका गलत था। वो देखने का तरीका गलत था कि ये एक्स वाई है, अब यहां देख रहे हैं तो दोनों एक्सिस बदल रहा है। लेकिन हम इसको टिल्ड भी तो कर सकते हैं। हमारा जो कंसेप्ट होना चाहिए वो तो यूनिवर्सल होना चाहिए, हमेशा सही होना चाहिए। इसीलिए कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में चले तो उसको हम क्या मानेंगे? 1D मोशन, या वो 1D मोशन होगा। इसी तरीके से 2D कब होगा? तो जब एक लाइन में नहीं चले तो क्या दो लाइन में चले? नहीं, अगर दो लाइन में चल रहा है तो दो 1D मोशन हो गए। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, प्लेन। एक वर्ड यूज करेंगे, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? तो प्लेन का सिंपल मतलब हम समझाएं तो आपका मतलब होता है एरिया, एक फ्लैट एरिया। सिंपल समझना है, समझो एक फ्लैट एरिया, ठीक है। ये प्लेन है। जैसे समझो अभी जैसे अपना फैन है, फैन में तीन पंख है ऐसा, वो जब चल रहा है तो आपको नीचे से तीन फैन का तीन ब्लेड दिख रहा है, या नीचे से एक फ्लैट एरिया दिख रहा है, सर्कुलर फ्लैट एरिया, सर्कुलर फ्लैट एरिया दिख रहा है। तो ये जो ये कौन सा मोशन है? एक तरीके से सर्कुलर मोशन, तो इसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। जब भी कोई मोशन एक फ्लैट एरिया में हो, उसी फ्लैट एरिया के लिए एक वर्ड यूज होता है, प्लेन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्लेन का मतलब हुआ एक फ्लैट एरिया। जैसे ये बोर्ड, ये पूरा बोर्ड एक साथ देखो तो ये क्या है? कोई एक लाइन है या एक फ्लैट एरिया है? एक फ्लैट एरिया है, समझ पा रहे हैं? ये बोर्ड क्या है? प्लेन है। ये दीवाल क्या है? प्लेन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और एक पतला सा मानो स्ट्रिंग हो, यहां से यहां तक खींचकर आपको दिखाए, या आपका हेयर का एक पीस ले ले ऐसा दिखाए, तो हेयर पीस क्या है? क्या वो प्लेन है या एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन? वो एक स्ट्रेट लाइन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
मान लो कहीं पे रोड है, बहुत दूर से आप आसमान से उस रोड को देख रहे हैं, तो रोड आपको एक लाइन जैसा दिखेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और पूरा रोड को मत देखो, रोड पर कोई गाड़ी जा रहा है, कोई रेल ट्रैक जा रहा है, मान लो कोई ट्रेन जा रहा है, तो ये ट्रेन जो जा रहा है वो कैसा जाता हुआ दिख रहा है? एक लाइन की तरह। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर एक ट्रेन है, वो जो चलता है वो कौन सा मोशन में चलता है? मोशन इन वन डायमेंशन। आप जो साइकिल या मोटरसाइकिल या बाइक चलाते हो, कैसा चलाते हैं? सीधा। आप बोलोगे ऐसा घुमाते भी है, ठीक है, घूमने के बाद फिर तो सीधा हो जा रहा है। हाँ, घूमते समय प्लेन बन रहा है, पर घूमने के बाद फिर से सीधा हो जा रहा है, तो वो कैसा मोशन हो गया? मोशन इन 1D। क्या बात समझ पा रहे हैं? पर ऐसा कोई मोशन जो किसी सरफेस पे हो रहा है, एक प्लेन एरिया पे हो रहा है, उसका नाम हो जाएगा मोशन इन प्लेन, और उसी को बोलेंगे टू डायमेंशन मोशन। तो टू डायमेंशन मोशन का मतलब हुआ ऐसी मोशन जो एक प्लेन में एग्जीक्यूट हो, ऐसी मोशन जो एक प्लेन में होती, इसके लिए बोलते हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, ये प्लेन में होता है। अच्छा, मोशन इन 1D में बात सही है आपका जो कहना है कि यहाँ पे सिर्फ एक एक्सिस का वैल्यू चेंज होता है, तो चेंजेस वैल्यू ऑफ ओनली वन एक्सिस, सिर्फ एक ही एक्सिस का वैल्यू चेंज होगा। ये बातें सही है, पर उसको देखना सही तरीके से। यहां पर दो एक्सिस का वैल्यू चेंज होगा या दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और वाई। चेंजेस टू एक्सिस, दो एक्सिस चेंज होगा। अब मोशन इन 3D का मतलब हो गया जहां पर तीनों एक्सिस का वैल्यू चेंज होगा। ये कोई एक प्लेन में एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक ये 3D स्पेस में एग्जीक्यूट करेगा, ये पूरा स्पेस लेगा, वॉल्यूम लेगा। इस तरीके से समझ सकते हो। तो जैसे मोशन इन प्लेन बोले, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोले, इसको अगर इस तरीके का वर्ड बोलना है तो हम बोल सकते हैं मोशन इन वॉल्यूम। पर ये वर्ड यूज नहीं होता है क्योंकि अब मोशन कोई छोटी सी जगह में नहीं होता है, इसलिए उसको वॉल्यूम नहीं बोलेंगे। पर ऐसा समझो, मोशन इन वॉल्यूम। जैसे इसका एग्जाम्पल सोचो, इसका एग्जाम्पल सोचिए 3D का। अच्छा, 3D का एग्जाम्पल से पहले 1D का एग्जाम्पल क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल बोलो जल्दी से 1D। 1D का एग्जाम्पल, हेलो, आपका साइकिल चलाना, आपका बाइक चलाना, आपका कार चलाना, आपका बस में बैठकर जाना, आपका ट्रेन में जाना, आपके जीवन में जो मोशन है लगभग कौन सा मोशन है? 1D मोशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हाँ अब वो झूला झूलने चले गए कोई मेला में, वो डिस्को डांस वाला वो अलग है। पर सिंपल जो मोशन, जो भी चीज सवारी हम जो भी चलते हैं, वो कैसा मोशन होता है? 1D मोशन होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके एग्जाम्पल समझ गए। 2D मोशन, प्लेन वाला एग्जाम्पल जरा सोचिए। अभी जैसे फैन का एग्जाम्पल दिया, जब घूम रहे होते हैं, जब सर्कुलर, जब भी सर्कुलर मोशन हो प्लेन होगा, ये समझो। और बताइए, किसी चीज को थ्रो किए, अगर किसी चीज को थ्रो किए तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसको अगली चैप्टर में समझेंगे। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो किए, तो ये ऐसा फेंकोगे तो ये वहां जाकर गिरेगा, ये ऐसा आकर गिर गया, ठीक है। तो ये देखो, इसको ड्रॉ करने के लिए पूरा एक सरफेस लेना पड़ा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आप अपना एक्स और वाई एक्सिस को किधर भी घुमाओ, ये पूरा उसको कवर नहीं कर सकता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये मोशन इन प्लेन हुआ। पर अगर इसी चीज को स्ट्रेट फेंको, जैसे 1D के नीचे मैं उसका एग्जाम्पल बनाता हूं। मान लो इस बॉल को ना मैं ऐसा ऊपर फेंका, तो ये बॉल सीधा ऐसा जाएगा और फिर यहीं से वापस भी आ जाएगा, इधर से ही ऊपर जाएगा, इधर से ही नीचे आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम इसको कोई एक एक्सिस मान सकते हैं ना जी, एक्सिस तो एक सीधी लाइन होता है, तो इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ भी मान सकते हैं। तो एक ही एक्सिस के चेंज होने से पूरा मोशन कवर हो जाएगा। पर यहां पर अब कैसा मानोगे एक्सिस? आप खुद सोचो। अगर मान लो आपने ऐसा एक्स एक्सिस माना, मान लीजिए आपने अगर ऐसा एक्स एक्सिस माना, ठीक है, वाई इधर मानो या उधर मानो, पर ये देखो पूरा ना एक्स में आ रहा है ना वाई में आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, एक्स वाई मिलाकर एक प्लेन बनेगा, वहां पर ये होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? 3D का एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं, इसके एग्जाम्पल छोड़ दे रहा हूं, इसके एग्जाम्पल आप अपने मन से लिखिए। दो फेमस एग्जाम्पल है अपनी सिलेबस में, एक हो गया सर्कुलर मोशन, जो भी सर्कुलर मोशन दिखे, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन,
3D मोशन करके डेडिकेटेड कोई टॉपिक अपनी सिलेबस में नहीं है। प्रोजेक्टाइल के समय ही कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है 3D का, तो 3D का अलग से कोई डेडिकेटेड टॉपिक या सिलेबस नहीं है अपने पास। पर समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी मोशन जिसमें तीनों एक्सिस एक साथ चेंज हो, ठीक है, चेंजेस ऑल 3 एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसका रियल लाइफ में कोई एग्जांपल सोचो। देखिए, जब हमारा एरोप्लेन है, हमारा जो प्लेन है, एक बार तो जब आसमान में चला गया तब वो जो चलता है वो कैसा चलता है, सीधा। तो किसका एग्जांपल हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D का एग्जांपल हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर वो अगर मान लीजिए टेक ऑफ कर रहा है, तो जब टेक ऑफ कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटी, बहुत ध्यान समझिए। एक है सीधा ऐसा जा रहा है, तभी वो 1D ही रहेगा, क्योंकि एक सीधी लाइन में जा रहा है, जैसे फाइटर जेट वगैरह जाता है। पर जनरली ये सीधा नहीं जाता। मान लो ये ऐसा प्लेन, ये आपका रनवे है, ठीक है, ये कोई प्लेन है आपका, मान लीजिए, ठीक है, कोई प्लेन है। ये प्लेन आज नहीं कल इसको सीधा होना है, फाइनली तो इसको ऐसा चलना है, तो ये सीधा ऐसा नहीं जा सकता, वो ऐसा मुड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन हुआ, 1D या 2D? 2D हुआ। कर्व जैसे आया, स्ट्रेट नहीं रहा ना, कर्व आ गया तो 2D ऐसा समझो। पर ये मुड़ते समय अगर ये अपनी डायरेक्शन भी बदलना पड़े, ये मुड़ते समय इसको थोड़ा ऐसा डायरेक्शन भी बदलना पड़ा, तब ये हो जाएगा 3D। समझ पा रहे हैं? जैसे समझो, मेरी बात समझो, ये ऐसा गया, अब इसको ऐसा होना है, लेकिन ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। या जो फुटबॉलर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो अच्छे समझते होंगे, जब कई बार गोलकीपर को चकमा देने के लिए हम फुटबॉल का किक देते हैं, किक कैसा देखते, फुटबॉल गया ऐसा घूम के आया। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं? लो, फुटबॉल में ऐसा होता है ना, किक मारते हैं, फुटबॉल ऐसा घूम के आता है, वो 3D मोशन है। वो पढ़ेंगे हम लोग, बर्नौली जब पढ़ेंगे उसमें बर्नौली इफेक्ट होता है। या बॉल जब स्पिन करता है, बॉल आगे भी जा रहा होता है, घूम भी रहता है, और टपका खाने के बाद एक अलग डायरेक्शन में मूव कर जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा मोशन डिफिकल्ट है, इसलिए अपनी सिलेबस में भी नहीं है 11-12 के लेवल में। पर ये था ऑल अबाउट मोशन, के मोशन को 3 तरीके से पढ़ेंगे अपनी सिलेबस में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से ही है, पहला चैप्टर यही है। मोशन इन प्लेन के नाम भी से है, जो आपका चैप्टर 2 है फिजिक्स का। और यहीं पर ये सब आ जाएगा, यहाँ के बाद आपका काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद यही सारे मोशन के पीछे का रीजन समझते चले जाएंगे, जिसको लॉज ऑफ मोशन बोलेंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया इसका। अब एक एक चीजें सीखना शुरू करते हैं। इससे पहले अब एक दो और बेसिक बातें कीजिए, जो क्लास 9 में किया जाता है। आप लोग तो बुद्धिमान है पहले से, लेकिन ओरली बात करते हैं। जैसे मोशन किसको बोलेंगे, ये सब नोट कीजिए, एक छोटा सा हेडिंग बनाइए मोशन। एक एक लाइन की चीजें उसको भी कंप्लीट करते ही जाएंगे। 1D 2D 3D में क्लियर है ना? अब से कोई सीधा लाइन किधर भी खींच दे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किधर भी रहे, तो आप 2D बोलेंगे या 1D बोलेंगे? 1D। बातें समझ पा रहे हैं? ये अभी भी आप भूल गए थे, फिर से नहीं भूलेंगे। आप जब 11th में आए थे तो आपको टीचर ये सिखाया था, 11th में ये सारी बातें आपको सिखाया था, याद कीजिए। आप भूल गए 2 साल बाद, फिर अभी सिखा रहा हूं, फिर 6 महीना बाद भूल जाएंगे, तो फिर वही होगा, 1 साल और ड्रॉप होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्लीज भूले नहीं। एक बार टीचर पढ़ा दिया, अब उसको एग्जाम तक लाइव कैसे रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बार बार उसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम समझना है कि मोशन किसको बोलेंगे जी। हेलो, मोशन किसको बोलते हैं? जो चलता है उसको मोशन बोलते हैं। अच्छा, पंखा क्या हो रहा है, चल रहा है, कहां चल के जा रहा है? मोशन है पंखा, तो पंखा कहां चल के जा रहा है? इसको घूमना बोलते हैं, है ना? ये घूम रहा है, घूमना या चलना सब मोशन है। पर टेक्निकली मोशन को कैसे डिफाइन करोगे? किसी को, एक छोटा बच्चा हो, मान लो वो अभी वर्ड सीख रहा है, जस्ट सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है पूरी दुनिया को, वो जहां से आया वहां मोशन नहीं होता था, यहाँ पे, तो वो पहली बार देख रहा है, वो बोल रहा है मोशन क्या है बताओ, तो आप उसको क्या बताओगे, कैसे डिफाइन कराओगे? या 9th के बच्चा को मानिए आप गए, उसको मोशन कैसे बताएंगे? तो आंसर है, मोशन के लिए पहली चीज समझाना पड़ता है पोजीशन, है ना? पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन, हम यहाँ खड़ा है, मेरी ये पोजीशन है, इस
बोर्ड के पीछे, बोर्ड के सेंटर पे मेरा पोजीशन है, अभी बोर्ड के कॉर्नर पे मेरा पोजीशन आया, अभी बोर्ड से और लेफ्ट मेरा पोजीशन हो गया। ये जो बार बार मेरा पोजीशन चेंज किया, इसी का नाम क्या है? मोशन। समझ पा रहे हैं? तो कोई ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो तो उसी को क्या बोलेंगे? मोशन। समझ पा रहे हैं? पर चेंज जो है, चेंज, इस वर्ड को समझिए। चेंज फिजिक्स में दो तरीके का होता है, विथ टाइम एंड विथ स्पेस। दो चीजों का चेंज हो सकता है। कोई चीज की वैल्यू जगह टू जगह चेंज होता है। सेम चीजें हैं, जैसे आप प्राइस एक्शन लीजिए, कोई चीज की प्राइस यहां अलग है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी समय पे अमेरिका में अलग दाम होगा। वो कैसा है? चेंज, चेंज इन स्पेस। यहाँ का स्पेस में उसका दाम अलग है, वहां का दाम अलग है। और एक होता है विथ टाइम, यहीं पे आज दाम ये है, कल दाम कुछ और होगा, एक महीने बाद दाम कुछ और होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम जो जनरल, जो बेसिक क्लासिकल फिजिक्स है, यानी हम लोग जो पढ़ते हैं फिजिक्स, उसमें स्पेस के साथ चेंज को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ टाइम के साथ चेंज को देखेंगे। और टाइम को एब्सोल्यूट मानेंगे। टाइम को एब्सोल्यूट मतलब हम बोलेंगे टाइम एक ऐसी चीज है जिसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको हम कम ज्यादा कुछ नहीं, वो अपनी स्पीड से ही चलेगा। टाइम की स्पीड कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो टाइम को हम एक कांस्टेंट की तरह मानेंगे, एक फिक्स की तरह मानेंगे। कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि वैल्यू फिक्स है, मतलब इसको एक रिफरेंस समझ लो। टाइम हमारे लिए एक रिफरेंस होगा। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, आप लोग तो मानिए मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, अगर इंजीनियरिंग या फिजिक्स के स्टूडेंट होते तो जैसे आप एमएससी में जाते, आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना होता, वहां पे टाइम डिल्यूशन का कंसेप्ट आता है कि टाइम भी कम ज्यादा होता है, उसकी स्पीड भी कम ज्यादा होता है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी वीडियो वीडियो में कभी सुने होंगे ऐसा। तो मेरा कहना है कि अभी के लिए हमारा टाइम एक रिफरेंस होगा। तो हम जो बोल रहे हैं कि पोजीशन चेंज होगा, वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बस मोशन में यही लिख लीजिए, मोशन में यही बातें लिख लीजिए सिर्फ। if position of object changes, if position of object is changes with respect to time, with respect to time, with respect to को अभी से पूरी फिजिक्स में शॉर्ट में WRT लिखा करेंगे, with respect to time, बस इतना ही। ये with respect to को ऐसा लिखा करेंगे। देन अब चाहो तो पूरा लिख लो, इट इज इन मोशन, या सिंपल इतना लिखने समझ में आ ही गया ना? ओके। दूसरी बात है, इसी का अपोजिट वर्ड है। देखो, जब तक हर चीज को समझना होता है ना, समझने के लिए एक उसका अपोजिट वर्ड बनाया गया। जैसे दिन को समझने के लिए रात बनाया जाता है, मतलब एक कंसेप्ट बनाया गया कि रात कुछ होता है, ताकि हम कंपेयर कर दें। समझने का, नॉलेज गेन करने का एक प्रोसेस है कंपेरिजन। दो चीजों को कंपेयर करके हमें कुछ नॉलेज मिलता है। इसी तरीके से मोशन का एक अपोजिट वर्ड बनाया गया, क्या? रेस्ट। बात समझ पा रहे हैं? तो रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? जस्ट इसके अपोजिट तरीके से, कि व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजेस विथ टाइम। लिख लीजिए। आप टाइम देखने लग गए, टाइम पे, ठीक है। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट क्लियर है ना जी? मोशन मतलब जिसकी पोजीशन चेंज हो रहा है, रेस्ट मतलब जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और हमेशा हमारा रिफरेंस क्या रहेगा? टाइम। टाइम हमारे लिए हमेशा रिफरेंस रहेगा टाइम के साथ। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल बनाया है, एक बस है या कुछ भी व्हीकल है जो मूव कर रहा है, उसके अंदर दो पैसेंजर है ए एंड बी, और एक और पैसेंजर है सी, जिसका बस मिस हो गया, वो रोड पर ही है, ये रोड है, ग्राउंड है। क्लियर है मेरी बातें? अब क्वेश्चन है, अगर ए से पूछा गया, मतलब ए ऑब्जर्वर है, ए जो है ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब ए से पूछा गया कि बी के बारे में बताइए, बी इज इन रेस्ट और मोशन,
बी क्या आंसर देगा? ए क्या आंसर देगा बी के बारे में? रेस में। बात समझ पा रहे हैं? वो डिफिनेशन लगाया कि बी का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, वो देख रहा है मेरे बगल वाले सीट पर ही है कंटिन्यूअस। क्लियर है मेरी बातें? तो बी को बोलेगा बी इज इन रेस्ट। तो ये ऑब्जर्वर ए बोला बी इज एट रेस्ट। फिर सेम क्वेश्चन सी से पूछा गया, सी इज ऑब्जर्वर। ठीक है, सी ऑब्जर्वर। सी से पूछा गया बताओ बी के बारे में क्या है, तो क्या बोलेगा? मोशन। क्लियर? बी इज इन मोशन। अब मैं आपको इसमें एक इमेजिनेशन करने दे रहा हूं। ऐसा मान लो कि ये कोई टेररिस्ट था, है ना, और ये रॉ एजेंट 1 था, ये रॉ एजेंट 2 था, मान लीजिए। और दोनों, है ना, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में जो अपना हेडक्वार्टर है डिफेंस का, वहां पे दोनों रिपोर्ट कर रहा है फोन करके। बोल रहा है एक ही टेररिस्ट रुका हुआ है आराम से, एक बोल रहा है कि मूव कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या सिचुएशन होगा? दोनों फायर हो जाएगा जॉब से। क्या कमी है यहाँ पे बताइए? दोनों अपनी जगह सही है ना, दोनों डिफिनेशन तो वही पड़ा है मोशन का और रेस्ट का। अंतर क्या है? अंतर है एक चीज का, कंसेप्ट का, कि मोशन और रेस्ट जो है ये रिलेटिव होता है। ये डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे एक छोटे सा टर्म समझिए, टेक्निकली एक टर्म बार बार आएगा, रिलेटिव। बाद में अलग से एक मोशन भी बनेगा रिलेटिव मोशन बोल के। रिलेटिव मतलब क्या होता है? और एक टर्म आएगा एब्सोल्यूट। ये हर जगह आएगा, रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। परमिटिविटी के समय आएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिबिलिटी के समय आएगा, अभी मोशन के समय आएगा, वेलोसिटी के समय आएगा। ये बस एक कंसेप्ट है, नॉलेज गेन करने का एक टूल है। एक टूल है एब्सोल्यूट और एक टूल है रिलेटिव। इसका मतलब क्या होता है बहुत ध्यान समझिए दोनों का मतलब। जैसे मैं आपके सामने दो लाइन खींचा, लाइन ए एंड लाइन बी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि लाइन बी इज ए बिगर लाइन। क्या ये सही है या गलत है? क्या हो गया? लाइन बी बड़ी लाइन है, सही है ना? अब मैं एक और लाइन खींच दिया, ठीक है। अब ज्यादा मुझे बता, अगर मैं आपसे पूछूं लाइन बी इज बिगर लाइन, क्या सही है गलत है? क्यों गलत है? ए से बड़ा है या नहीं है ना जी? ये छोटा किधर से आपको दिख रहा है? मेरी बात समझ पा रहे? पर अगर कोई बोले नहीं बी इज स्मॉलर है, बोलेगा क्यों? देखो सी से छोटा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक नॉलेज का तरीका है, किसी इंफॉर्मेशन का तरीका, इसको बोलते हैं रिलेटिव तरीका। रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर कर रहे हैं, जो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। अगर हम ए को देख रहे हैं और बी को देख रहे हैं, तब हम बी को बोलेंगे बड़ा, पर हम बी को देख रहे हैं और सी को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे बी कैसा है? छोटा। जैसे आप घर में बोलते हो हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ते हैं, और आपके पेरेंट्स बोलते नहीं पढ़ते हैं। क्यों? आप देख रहे हो तो अपने आसपास बाहियात दोस्तों को बोलते उससे तो ज्यादा ही हम पढ़ रहे हैं, और वो देख रहे होते सोसाइटी के अच्छे बच्चों को, बोलता रहे उसका बच्चा तो कितना पढ़ता है, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो जो अच्छा बुरा होना है, कोई अच्छा स्टूडेंट है कोई बुरा स्टूडेंट है, अच्छा बुरा, वो किसके कंपेरिजन में है? रिलेटिव है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए बोला जाता है ना बैड एंड गुड आर रिलेटिव टर्म। कोई अच्छा है या बुरा है, आप मानो कितना भी बेकार घटिया इंसान हो, पर आपका कोई एक फास्ट फ्रेंड होगा एकदम अच्छा वाला दोस्त, वो तो आपका बहुत ही तारीफ करेगा, वो बोलेगा यही है बस जो है, बाकी दुनिया बेकार है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और किसी की नजर में तो आप बहुत ही घटिया हो गए, बेकार हो गए, ऐसा भी इंसान की कमी नहीं। क्यों? वो कंपेरिजन कर रहा है किससे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही फिजिक्स में भी है, यही हर जगह है। तो ये बोलते हैं रिलेटिव। तो मोशन जो होता है ना, मोशन या रेस, ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ए ने ऑब्जर्व किया तो अलग आंसर देगा, बी ने ऑब्जर्व किया आंसर अलग देगा। अच्छा कुछ चीजें एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे? दुनिया का कोई भी इंसान चला जाए, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखे, पर लाइट की स्पीड वो हमेशा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही बोलेगा। ये जो नॉलेज है ये बोला जाएगा एब्सोल्यूट नॉलेज। ये ना ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, जो किसी पे डिपेंड नहीं करे, वो क्या है? एब्सोल्यूट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे
कोई और भी इसका एग्जांपल हो सकता है, कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी का जो वैल्यू है सो है, समझ पा रहे हैं। अब वो डिपेंड नहीं करेगा कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, पर वेलोसिटी का वैल्यू डिपेंड करेगा। मान लो कार चल रहा होता 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्जर्वर ए से बी का वेलोसिटी पूछता, तो वो बोलता है रेस्ट में यानी वेलोसिटी 0 है। पर ऑब्जर्वर सी से पूछता तो ये बोलता अच्छा कार जितनी स्पीड से चल रहा है उतना स्पीड से अंदर का आदमी चल रहा है, ये बोलता है वेलोसिटी उसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आदमी आदमी के साथ चेंज हो रहा है, ऑब्जर्वर के साथ चेंज हो रहा है, पर सी का स्पीड, लाइट की स्पीड, ए से पूछो बी से पूछो सी से पूछो सब उतना ही बताएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो एक जो मैं वर्ड आपको सिखाना चाह रहा था एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये वर्ड समझ में आया, हर जगह ये होता है, यहां पे भी होता है। तो बस हमें सिर्फ ये नोट कर लीजिए इसके नीचे कि मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट आर, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, आर रिलेटिव टर्म, ये एक रिलेटिव टर्म है। बस शॉर्ट में जो आपको रिवीजन के समय काम आएगा, पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं है, अपनी बुकलेट है उसमें पूरी कहानी लिखा हुआ है। जब भी नींद नहीं आए रात में, अच्छा नींद नहीं आने का सबसे अच्छा उपाय फिजिक्स बुक पढ़िए, बहुत गहरी अच्छी पीसफुल नींद आएगा। जिसको जिसको इंसोमिया जैसा लक्षण लगे, आजकल स्टूडेंट एज में होने लग गया, कंपटीशन तैयारी करते समय ऐसा होता है, रात में नींद नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है ऐसा बोल के, तो प्लीज आधा घंटा एकदम फिजिक्स पढ़ते रहिए, समझ में आए। और गहरी नींद चाहिए, रोटेशनल मोशन शुरू कर दो, देखो कितनी अच्छी नींद आएगी, पक्की बात है। तो मेरा ये कहना है आप रिलेटिव समझ गए और एब्सोल्यूट समझ गए, ठीक है। इसी में कोमा देकर लिख लीजिए, इट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, इट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हमें मोशन पढ़ना है, तो यहां पर तो पहली लाइन पे ही डाउट आ गया कि जिसको पढ़ रहे मोशन, वो मोशन में या रेस्ट में, ये पहले तो क्लियर करो तब तो हम पढ़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए दूसरी हम लोग कंसेप्ट बनाए, उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि भाई साहब अब आप पहले डिसाइड कर दो ऑब्जर्वर कौन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक लाइन में समझना है, समझो ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर होगा वही होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर नहीं दिया रहेगा, ये नहीं बोलेगा कि राम इज ऑब्जर्व दैट कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ ये लिखा रहेगा कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आपको समझना है कि कोई राम है जो पूरी दुनिया को देख रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है, वो ऐसा बोला। मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी वो अर्थ होगा, हमेशा अर्थ ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज को। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अपनी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको यह मानना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, फिजिक्स ना स्टोरी टेलिंग की तरह चलता है। एक आपका जो क्वेश्चन है वो एक छोटा सा स्टोरी है, आपका एक स्टोरी है कि कार इज एट स्टार्ट, a car is at rest, he start to move with some velocity at some time, वो एक कहानी बताया, पर वो कहानी बताने वाला कौन है? आंसर है अर्थ, अर्थ किसी को सुना रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आए, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम समझेंगे कोई नहीं तो अर्थ, अर्थ को ही हम लोग बोलेंगे ग्राउंड, अर्थ को हम लोग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बार और मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब हम एक्सेलरेशन पढ़ा लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस टाइप की चीजें करेंगे। पर अभी अब वो सब वर्ड ना आपको फिर अभी और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। तो अभी बस बेसिक बात है, अभी मोशन स्टार्ट भी नहीं किए, बस मोशन स्टार्ट करने के लिए हमें जो जो समझना जरूरी है, ठीक है। तो अभी कुछ समझ में आया आपको ऑब्जर्व फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब? यस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब? ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर क्या हमेशा आदमी रहेगा? नहीं, हमारा ऑब्जर्वर कौन होगा? ग्राउंड, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करे। समझ पा रहे हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये जो ऑब्जर्वर बोल रहे हो या ये जो अर्थ बोल रहे हो, ये है कहां?
ये है कहाँ, इसकी लोकेशन भी बताना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व देख रहा है। अगर एक ही आदमी, जैसे अभी देखे ना कि ऑब्जर्वर कार के अंदर बैठा था, वो ए और सी नाम में अंतर नहीं था, उसकी पोजीशन के कारण अंतर था। अगर रोड वाला आदमी कार के अंदर चला जाता और कार वाला आदमी रोड पे आ जाता, दोनों का आंसर बदल ना जाता जी। तो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन से कि ऑब्जर्वर कौन सी पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमारा ऑब्जर्वर भी फिक्स है, वो जीवन भर इसी ओरिजिन पर बैठा रहेगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है वो कहां रहेगा, एट ओरिजिन। ये ऑब्जर्वर का पोजीशन होगा एट ओरिजिन विथ वॉच ऑन हैंड। हाथ में घड़ी भी लिए रहेगा हमेशा, वो हमेशा टाइम बदलते रहेगा, है ना। बोला अ कार स्टार्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड, इन 5 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद उसके स्पीड हो गया, कौन बताया वो स्पीड का वैल्यू, ऑब्जर्वर। कैसे बताया, उसके हाथ में घड़ी भी है। तो ये चीजें दिमाग में बैठा लें, 2-3 बातें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान समझिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ ऑब्जर्वर, पर वो ऑब्जर्वर कहां पाया जाता है, आंसर है कि कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया, बहुत ध्यान समझिए। क्वेश्चन आया ऐसा, मानो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्वेश्चन ऐसा है कि अ बॉडी मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 2i + 3j टू फाइनल पोजीशन। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना है, ठीक है। मान लो कुछ भी है, 6i + 8j फाइन डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब बहुत ध्यान समझो, पहले क्वेश्चन को एक कहानी की तरह समझिए। समझिए क्वेश्चन एक स्टोरी है, एक आपके पास स्टोरी कोई सुना रहा है कि एक बॉडी है जो चल रहा है, शुरुआत में उसकी पोजीशन ये था, बाद में इसकी पोजीशन ये है। पर ये कहानी कोई तो बोलने वाला है, वो बोलने वाला कौन है, टेक्निकल नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ऑब्जर्वर। पर वो जो ऑब्जर्वर आपको वैल्यू निकाल के दे रहा है 2i + 3j, ये वैल्यू कैसे डिसाइड होगा, आंसर है वो खुद ओरिजिन पे था, वो अपने से ये डिस्टेंस बताया। जैसे मुझसे कोई फोन करके बोले, ठीक है, मान लो कि पर्सन बी, ये मानो पर्सन बी है, हमसे कोई फोन करके पूछे पर्सन बी कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे मेरे से 2 मीटर पे। मेरे से वर्ड नहीं, वर्ड यूज करें, हम बोलेंगे 2 मीटर पे है। पर ये दुनिया में सबसे 2 मीटर की डिस्टेंस पे है क्या, आपसे 10 मीटर, किसी से 1 किलोमीटर, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी से 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर होगा। तो ये जो बोला गया कि इनिशियल कोई बॉडी जो है उसकी इनिशियल पोजीशन 2i + 3j था, ये आखिर था कहां उसका इनिशियल पोजीशन। तो आंसर है ये ओरिजिन से 2i 1 2 2ix में और 3j 1 2 3, ये है इसका इनिशियल पोजीशन। समझ पा रहे हैं, ये है इसका इनिशियल पोजीशन। इसीलिए ये बात भी समझना जरूरी है कि ऑब्जर्वर हमेशा ओरिजिन पे रहता है और हर वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में होता है। क्लियर है ना, हर वैल्यू उसी का, फाइनल पोजीशन यहां कहीं गया मान लो, ये है इसका फाइनल, पर फाइनल वैल्यू ये कहां से है, ये 6 डिस्टेंस कहां से एक्स एक्सिस में और 8 डिस्टेंस कहां से वाई एक्सिस में, तो ओरिजिन से ही है ना जी, इससे नहीं है, ओरिजिन से। और ओरिजिन से ही ऑब्जर्वर जो देखेगा वो अपने रिस्पेक्ट में ही तो बताएगा, और ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट में मानता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो आप बस में जाओगे, कभी रात का सफर होगा बस में, मान लीजिए अब रात में अंधेरा है, आप सो जाएं, ऐसा जाएं, तो आप कंडक्टर को बोलते हैं कि भाई मुझे गुवाहाटी उतरना है, गुवाहाटी आ जाए तो मुझे बता देना। अब गुवाहाटी से आप 10 मिनट पहले ही आपको कंडक्टर बोलेगा गुवाहाटी आ रहा है, गुवाहाटी आ रहा है, जागो। बता गुवाहाटी अपनी जगह वो आता है क्या कहीं, आप ना जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि गुवाहाटी आपकी तरफ आता है, 10 मिनट बाद गुवाहाटी आ जाएगा, चलो आज पासीघाट घूम के आते हैं। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आप जाते हैं ना गुवाहाटी, पर हम क्या बोलते हैं, बस हमारा ऑब्जर्वर होता है, कंडक्टर अपने आप को चलता हुआ नहीं मानता है। कंडक्टर रोड पे देखता है, देखता है पूरा रोड उसकी तरफ आ रहा है, वो बैठा हुआ पूरा रोड उसकी तरफ आ रहा है, ऐसा ही दिखता है ना जी। क्यों, क्योंकि हम रुके हुए हैं, तो हमें क्या लगता है पूरी दुनिया चल रहा है, जबकि चल हम रहे होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो दुनिया में कोई कहीं जाए, पर ऑब्जर्वर में भी अपने आप घूमे, उसको पढ़ाऊंगा जब इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तब हम समझेंगे। पर ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा क्या मानेगा, रेस्ट में।
ऑब्जर्वर अपने आप को हम क्या मानेगा, रेस्ट में। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी सीख गए। ओके, एक और छोटी सी चीज है, उसका नाम है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए एक छोटा सा कंसेप्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास। मास, ऑब्जेक्ट, बॉडी, ये सब एक ही बात है। बात समझ पा रहे हैं? मास बोल दे, ऑब्जेक्ट बोल दे, बॉडी बोल दे, सबका मतलब एक ही हुआ, पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है ये समझिए। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखे थे आप लोग, काम की बात है, बस लिखिए, कोई एग्जाम में आपको डिफिनेशन नहीं लिखना है जो। ठीक है, तो पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जर्वर क्या हुआ, ऑब्जर्वर ने पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दे, पॉइंट बॉडी बोल दे, इसका मतलब इतना ही हुआ कि उसकी साइज जो है पॉइंट जैसा साइज है। ठीक है, पॉइंट मतलब एक छोटा सा साइज। पर अब रियल लाइफ में तो हम जो भी चीजें पढ़ेंगे, कार, कार तो एक पॉइंट जैसा नहीं है, ट्रेन, ट्रेन कोई पॉइंट जैसा नहीं है, हम चल रहे हैं, हम एक पॉइंट जैसा नहीं है। तो यहां पर पॉइंट का मतलब कुछ अलग है। क्या अलग है? यहां अगर कोई बॉडी का साइज, कोई बॉडी का साइज उसकी मोशन के कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम पॉइंट ही मानेंगे। फिर समझिए, उसका एक्चुअल साइज से मतलब नहीं है, उसकी खुद की साइज जो भी है, साइज के लिए वर्ड यूज करेंगे डायमेंशन। अच्छा, फिर से डायमेंशन कंफ्यूज नहीं होना है, अभी अभी डायमेंशन पढ़ के आए, यूनिट एंड डायमेंशन। ये डायमेंशन का मतलब तीन चीजें हैं, एरिया, मतलब उसकी ज्योमेट्री ऐसा बोल दो, उसकी ज्योमेट्री बोल दीजिए, है ना, या एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, है ना, यानी कि उसकी ज्योमेट्री। तो किसी की जो ज्योमेट्री है यानी साइज है, वो अगर मोशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो उस बॉडी को हम मानेंगे पॉइंट मास या पॉइंट बॉडी। और अगर इफेक्ट कर रहा है कैलकुलेशन को, तब उसको पॉइंट मास नहीं बोलेंगे। जैसे बहुत ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितना होता होगा सोचियो, लेंथ ऑफ ट्रेन। एक बॉगी तो अपने एक बस के बराबर होता है ना, और वैसा वैसा कम से कम 10 बॉगी, 15, 20 भी होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बॉगी अगर 10 मीटर का भी मान लो, एक 10 मीटर की भी मान लो, 10 बॉगी है यानी कि 100 मीटर लंबी है। ठीक है, तो हम ट्रेन की लेंथ इतना तो मान ही सकते हैं कि 100 मीटर का ट्रेन है। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिए, मान लो ये किसी ब्रिज से पास कर रहा है, अगर ट्रेन पास कर रहा है ब्रिज पे, ठीक है, अब ये ब्रिज जो है 500 मीटर का ब्रिज है, ठीक है, रानाघाट से पास हो रहा है, मान लो 500 मीटर का ब्रिज। तो अब ये ब्रिज का जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ये ब्रिज का अगर कैलकुलेशन करेंगे, इससे इस पे अगर ट्रेन को आप चलता हुआ मानेंगे, तो आप बताइए 500 मीटर क्रॉस करने से आपका टाइम कैलकुलेशन गलत आ जाएगा। ये 500 प्लस इसको भी ऐड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ट्रेन की अपनी तो पूरी लंबाई है ना, तो यहां पर इस ट्रेन को पॉइंट मास नहीं मान सकते, क्योंकि ट्रेन का खुद का लेंथ इस लेंथ के कंपेयर में बहुत छोटा नहीं, 500 से 100 बहुत छोटा थोड़े, 1/5 सिर्फ हुआ। पर यही ट्रेन का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मान लो ये ट्रेन अपना गुवाहाटी से मुंबई जा रहा, अब गुवाहाटी यहां है और मुंबई यहां है, अब इसके बीच मान लो 5,000 किलोमीटर है सपोज दैट, तो 5,000 किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदला तो 3 जीरो और आ गया। अब जरा इस डिजिट को देखिए और इस डिजिट को देखिए, उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तब हम क्या बोलेंगे, ट्रेन हमारे लिए क्या है, पॉइंट मास। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कुछ उसी तरीके से है जैसे स्टार हमारे लिए क्या है, पॉइंट है, पर उसका एक्चुअल साइज कितना बड़ा है। कई स्टार तो हमारे सन से भी बड़ा है, और सन कितना बड़ा है, उसके सामने तो अपना अर्थ वर्थ कुछ नहीं है, छोटा सा अर्थ, और अर्थ पे हम तो और छोटे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट मास का मतलब हुआ, लिख लीजिए, पॉइंट मास में लिख लीजिए, इफ एक्चुअल साइज ऑफ बॉडी, और ब्रैकेट में लिखिए डायमेंशन, साइज का मतलब हुआ यहाँ पे डायमेंशन, मतलब डायमेंशन साइज एक ही है, ये आपको समझाना चाह रहे हैं। इफ एक्चुअल size of body does not affect the
does not affect the calculation of time, speed, acceleration, etc. does not affect the calculation of time, speed, acceleration, etc. then it is known as point mass या point object. ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, देन इट इज नोन एज पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ठीक है, ट्रेन मूविंग बिटवीन टू सिटी, दो शहर के बीच, ट्रेन मूविंग बिटवीन टू सिटी is considered as point mass, दो शहर के बीच अगर कोई ट्रेन चल रहा है तो उसको एक पॉइंट मास मान सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसका उल्टा भी, अ ट्रेन पासिंग ए स्मॉल ब्रिज, cannot consider as a point mass, ठीक है, cannot consider as a point mass. ठीक है ना, तो ट्रेन अगर एक ब्रिज को पार कर रहा है तो उसको पॉइंट मास नहीं मान सकते, पर अगर एक ट्रेन, अरे हम लोग इतनी गर्मी में क्यों जी रहे थे, तो अगर वो ट्रेन अगर दो शहर को पार कर रहा है तब हम उसको पॉइंट मास मान सकते हैं, है ना. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास बेसिक चीजें रेडी हो गया काइनामेटिक्स पढ़ने के लिए. ठीक है, अब पहली हेडिंग बना लीजिए काइनामेटिक्स, पहले हेडिंग बना लीजिए काइनामेटिक्स. अभी तक बस एक ओवरव्यू मोशन के बारे में समझ रहे थे, मोशन क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे, ये वो सारी चीजें. क्या ठीक है, तो अभी काइनामेटिक्स हेडिंग बना लीजिए, काइनामेटिक्स, यहां से प्रॉपर काइनामेटिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, काइनामेटिक्स में जैसे मैंने आपको समझाया पैरामीटर. ठीक है, पहला पैरामीटर लिख लीजिए पोजीशन, एक एक चीज कर, बस पूरा काइनामेटिक्स यही है, ये 6 चीजें सीखेंगे आपका 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1D 2D, फिर उसी पे क्वेश्चंस वगैरह सीखना है. तो पहला चीज लिखे पोजीशन. ठीक है, पोजीशन का मतलब क्या हुआ जी, अभी तो मैंने मोशन को सिखाने के लिए पोजीशन का सहारा लिया था कि भाई मेरी पोजीशन ये है, मेरी पोजीशन ये है, पर अब पोजीशन को बताना, इसके लिए किस चीज का सहारा ले, बताओ पोजीशन को कैसे बताओ, पोजीशन को कैसे बताएंगे. पोजीशन को एक लाइन में समझना, अगर सिंपल भाषा में समझना है तो वो एड्रेस हुआ. जैसे ये पूरे यूनिवर्स में आप कहाँ पाए जाएंगे, तो उसके लिए आप एक एड्रेस देते हैं, है ना, कि अपर बसकता, पासीघाट, ये बिल्डिंग, ये रूम नंबर, ये फ्लैट नंबर, ऐसा ही कुछ बताते हैं. क्यों, क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स है उसमें आपको कहाँ खोजे, या इतना बड़ा इंडिया है उसमें आपको कहाँ खोजे, या इतना बड़ा अरुणाचल प्रदेश है उसमें आपको कहाँ खोजे. सेम इसी तरीके से जब भी हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल पोजीशन 2i + 3j, मतलब इतने बड़े दुनिया में वो कहाँ खोजे, तो उसके लिए वो ओरिजिन से 2i यानी x एक्सिस में 2 जाएगा, y एक्सिस में 3 जाएगा. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं. तो पोजीशन जो है कुछ नहीं, एक एड्रेस है या लोकेशन है. क्लियर है ना, तो लिख लीजिए बस एक पॉइंट इसमें, इट इज ए लोकेशन और एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट. लोकेशन बोल दो या एड्रेस बोल दो, इट इज ए पोजीशन और एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ये एड्रेस बताते कैसे, एड्रेस बताने का तरीका है, आप पोस्टल एड्रेस एक अलग तरीके से बताते हैं. अच्छा, मानो कोई इंटरनेट यूजर है, अब गवर्नमेंट को आपका एड्रेस चाहिए तो वो नहीं लेगा आपका पिन कोड कितना है, ग्राम पंचायत क्या है, स्टेट कौन सा है, वो आपका क्या लेगा, आईपी एड्रेस. मेरी बात समझ पा रहे हैं. तो हर चीज का एड्रेस बताने का एक अपना वे है. इसी तरीके से
किसी पॉइंट का एड्रेस बताने का दो तरीका है जनरली। एक है मैथ का जो कोऑर्डिनेट है, जो बताते हैं 2,3,4। क्लियर मेरी बात है? और एक है अपना पोजीशन वेक्टर, जिसमें हम बता देंगे 2i + 3j। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लिख लीजिए, वी कैन एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू वे, दो तरीके से। वी कैन एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू वे, दो तरीके से। फर्स्ट लिखिए, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लीजिए x, y, z। यही हमारा कोऑर्डिनेट होता है। कुछ भी हो, अगर कोई बता दे कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4, 5, तो आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? लो, पता चलेगा ना कि ओरिजिन से इतना x में, इतना y में, इतना z में। और दूसरा है पोजीशन वेक्टर। दूसरा लिख लीजिए, बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर, बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर। पूरा पोजीशन वेक्टर हम लोग वेक्टर के समय सीख चुके हैं, फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से वहां तक वेक्टर बना के बता दिए, बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर। चलिए, तो आपका पहला टर्म सीख गए जिसका नाम था पोजीशन। दूसरा टर्म पे आ जाइए जिसका नाम क्या है? डिस्टेंस, जिसका नाम है डिस्टेंस। ठीक है, चलिए बताइए जी, डिस्टेंस क्या होता है? लो, डिस्टेंस बताओ जल्दी, छोटी छोटी चीजें जल्दी आप बताते जाए तो अच्छी बात है। डिस्टेंस क्या? अच्छा एक बात सोचो, 1 मिनट लेते हैं। मान लीजिए कोई बैट्समैन उतरा क्रीज पे आईपीएल में, वो भूल जाए कि हम बैट्समैन, वो सोचे हम तो टिकट कटा के मैच देखने आए हैं। फिर वो आकर ऐसा देखते रहे, फिर कैसा लगेगा? वही हाल आप लोग का है। आप लोग पढ़ने आए, भूल जाते हैं, हमको लगता है वो कपिल शर्मा का शो है, कुछ तो आएगा, चलो देखते हैं, व्हाट नेक्स्ट। ऐसा थोड़ा ही होता है। ऐसे हम फिजिक्स नहीं सीखेंगे, हाँ दूसरा सब्जेक्ट सीख जाएंगे क्योंकि वहाँ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। आप अच्छा से देख लिए, अच्छा ब्लड इधर से जाता है, इधर फ्लो करता है, फिर एग्जाम में यही आएगा, इधर से इधर जाता, नहीं बोलेगा इधर से इधर जाएगा। ऑप्शन ए इधर से इधर, ऑप्शन बी इधर से इधर, आप बोल देंगे इधर से इधर। पर फिजिक्स में ऐसा होगा नहीं। फिजिक्स में आपको टीचर पढ़ाएगा, वेलोसिटी ये होता है, क्वेश्चन ये आएगा, बॉडी मूविंग विद दिस वेलोसिटी, इतना फोर्स लगा, इतना ये हुआ, बताओ क्या होगा। तो वहां जब तक आप एक्चुअल ग्राउंड पे उतर के प्रैक्टिस नहीं किए रह देंगे, तो ऑब्जर्वर कितना भी पूरा का पूरा टूर्नामेंट देख ले और उससे एक गेंद पर एक रन नहीं बनेगा। तो वही होगा, पूरा फिजिक्स 10 बार यूट्यूब पे देख लिए, 20 बार क्लास अटेंड कर लिए, 30 बार बुक पढ़ लिए, पर हाथ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी है। मेरी बात समझो, ये एकदम सही है। आप कोई फर्स्ट टाइम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का ना नेचर अलग है, उसका यही है कि आप जब तक एक्टिवली पार्टिसिपेट। अब मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस, आप बोले अच्छा सर तो बोलेगा ही, कुछ ना कुछ तो होता होगा, मुझे क्या लेना देना है डिस्टेंस? आप ही को लेना है, डॉक्टर आप ही को बनना है, नर्स नहीं बनना है। तो जल्दी बताइए डिस्टेंस। हाँ वही लिखो, डिस्टेंस इज ए एक्चुअल लेंथ ऑफ, डिस्टेंस इज ए एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। बस एक लाइन की बातें हैं, बॉडी जिस पाथ पे चला उस पाथ का एक्चुअल लेंथ, यही है डिस्टेंस। इसमें और कुछ बताने जैसा नहीं है। क्लियर ना? इसकी यूनिट लिखिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, छोटी छोटी चीजें जल्दी जल्दी लिखिए। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट मीटर। यूनिट मैं अभी लिखा रहा हूं, थोड़ी देर बाद यूनिट भी लिखाना बंद कर दूंगा। ये हर क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन आपको सीखना है, मतलब कैसे निकालते हैं मैंने पहले सिखा दिया है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी से लेकर लास्ट चैप्टर तक, सेमी कंडक्टर तक हम लोग जितनी चीजें पढ़ेंगे उसका हर क्वांटिटी के नीचे आप एक लाइन स्पेस छोड़ते जाएंगे और खुद से यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे। जैसे अभी डिस्टेंस पर यूनिट हो गया मीटर और डायमेंशन क्या हो गया? कैपिटल एल। इस तरीके से आपको हर क्वांटिटी का खुद से तैयार रखना है, इसीलिए मैंने बोला था यूनिट डायमेंशन मेनू कार्ड है। ओके, नेक्स्ट स्केलर वेक्टर। लो, स्केलर लिखो जल्दी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर है इसीलिए निगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका डिस्टेंस कितना है, जीरो है, कहीं नहीं चल रहा है। और पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। लिखो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट विल नेवर नेगेटिव, इट विल नेवर नेगेटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सीख जाएंगे, दोनों को मिलाकर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिक बेसिक, पर अलोंग डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा है कितना जल्दी जल्दी आप लोग सीख रहे हैं, कितना बुद्धिमान है, बस इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, पाथ की लेंथ, पाथ से क्या मतलब है आपको समझ पा रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ऐसा तो ऐसा लिख लीजिए, इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी ऑफ पार्टिकल, कुछ भी बोलिए। ठीक है, इसमें दो चार पॉइंट और लिखिए, बताइए ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगा क्या, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगा, आदमी किधर से गया उससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पोजीशन देखेगा, इनिशियल फाइनल शॉर्टेस्ट। अच्छा जहां मिनिमम डिस्टेंस लिखे हो ना वहां एरो देकर लिखिए, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो जगह ब्रैकेट में एरो देकर लिखिए, मिनिमम डिस्टेंस से मेरा मतलब है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच कोई भी दो पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इसके बीच मुझे मिनिमम डिस्टेंस देखना है, तो मिनिमम स्ट्रेट ही हो सकता है मिनिमम। इसीलिए तो देखो अपना रास्ता जो शॉर्टकट लेते हैं, कहीं हम बोलते हैं इधर इस रास्ते से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो कम दूरी पड़ेगा, इसी कंसेप्ट पे है कि जिधर जितना स्ट्रेट रहेगा उतना छोटा पड़ेगा। फिर से देखो राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल लो, मान लो ये 3 है ये 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 7 होगा, अति सॉरी 3 4 5 होगा। ठीक है, अब देखिए ये मान लो कोई आदमी यहाँ है, ये इनिशियल है और ये फाइनल, अब यहां से यहां उसको पहुंचना है, तो अगर ऐसा जाएगा तो उसको 7 मीटर जाना पड़ेगा, या कैसा भी जाएगा ज्यादा जाना पड़ेगा, और अगर यहां से एकदम सीधा चले तो उसको सबसे कम जाना पड़ेगा 5 मीटर। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस बोला जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। क्लियर है मेरी बात है, तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इसको एक्चुअल पाथ से मतलब नहीं है, तो इसी में लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट या कोमा देकर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है जी, जल्दी बोलो स्केलर वेक्टर, वेक्टर नेक्स्ट लिखिए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है वेक्टर है, ओके वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन किधर है इसका, कैसा डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, हेलो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होता है, इनिशियल टू फाइनल, लिख लीजिए डायरेक्शन, डायरेक्शन देकर एरो लिखकर ऐसा बना दीजिए डायरेक्शन, उसमें लिख लीजिए फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसकी डायरेक्शन जो होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन होगा। दो चीजें मैंने नहीं बताया, आप खुद से लिखेंगे, क्या समझ पा रहे हैं ना, यूनिट और डायमेंशन, डिस्टेंस का ही रहेगा इसमें भी, आप इसको अपने मन से अपने नोटबुक में ऐड कर लेंगे। चलिए, तो अब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बेसिक आइडिया लग गया। ठीक है, अब दोनों के बीच एक रिलेशन है, हमेशा याद रखिए, नीचे लिखिए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इसकी मैग्नीट्यूड, हालांकि डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड क्या, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड नहीं भी, तो ये हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो ये बात आप नोट करिए,
ये बात आप नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये बातें आप नोट कीजिए कि डिस्टेंस जो है ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, बराबर कब होगा ये भी अलग से लिख लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा। और यही वो समय है जब आपका स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगा। ठीक है, बताइए बराबर कब होगा। ये तो ऑलवेज है, ये तो ऑलवेज है, ये तो हमेशा होता है। तो इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लिखे, तो इक्वल टू वाला कंडीशन क्या है, जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करे। सिर्फ स्ट्रेट से मतलब नहीं है, देखो जरा ध्यान से, मानो यहां से चला यहां पहुंचा, ये ए से बी जा रहा था, अब आदमी ए से चला बी पहुंचा, फिर बी से वापस ए पे आ गया, बताओ सेम है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया जी, और डिस्टेंस तो 2 टाइम्स इतना हो गया। तो स्ट्रेट चले और घूमकर वापस भी ना आए, यानी वो अपनी डायरेक्शन को कभी नहीं बदले, तब वो कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो लिखिए, इफ पार्टिकल इज मूविंग, if particle is moving, if particle is moving in a straight line without changing its direction, without changing its direction, जब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए हुए, without changing its direction, then, अब ये लिख लीजिए, then distance इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चाहो डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड साइन लगा दीजिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू के बराबर हुआ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ये एक स्केलर है, दोनों बराबर कैसे होगा? ठीक है ना। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां से थोड़ा स्पीड देखो, धीरे धीरे हर क्लास अब स्पीड बढ़ेगा आपका, तो प्लीज आप जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा लें। और स्पीड बढ़ाने का मात्र एक तरीका है,